देश की मुख्य विपक्षी जो राजनीतिक पार्टी है कांग्रेस और जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुद को देश का दुश्मन साबित कर दिया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में चुनाव होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र हुआ और उस सत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस भारतीय संविधान की जो धारा 370 है उसकी पुनः बहाली का जो प्रस्ताव रखा और उसको भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पारित किया और कांग्रेस ने उस पर अपनी मोहर लगाई। यह बात साबित करती है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस है वो देश विरोधी हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि देश से आतंकवाद समाप्त हो। और ये सीधा सीधा भारतीय संविधान का अपमान है, क्योंकि भारतीय संविधान में धारा 370 में पहले ही परिवर्तन हो चुका है और जो उसका विशेष दर्जा था उसको समाप्त किया जा चुका है। और लेकिन ये बात साबित करती है कि जो कांग्रेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस है वोट की राजनीति के लिए, राजनीतिक हितार्थ के लिए कितना नीचे गिर सकते हैं। यानी आज जो राजनीति में सुचिता है उसका कोई पॉलिटिकल पार्टी ये ध्यान रखने की नहीं कोशिश कर रही है कि आखिरकार जो हमारा संविधान है ये संविधान का एक तरीके से अपमान है, तो हम उसका ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे यह भी पता चलता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो, वहां शांति की पुनः बहाली हो, जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहे, ऐसा भी वो नहीं चाहते। इससे जो है इन पॉलिटिकल पार्टीज की मंशा का पता चलता है। देखिए, एक और प्रावधान धारा 370 में किया गया, जब इसकी स्थिति को जो धारा 370 के जो विशेष दर्जा था जब उसको समाप्त किया गया तो एक प्रावधान और किया गया कि जो जम्मू कश्मीर के या पूरे देश के जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं उनके लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई, उनको आरक्षण की भी व्यवस्था दी गई। तो इस बात से पता चलता है कि जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस हैं वो दलितों और अनुसूचित जो जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो उनके भी खिलाफ हैं, उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये बात इससे पता चलती है। थोड़ा सा मैं आपको इतिहास में ले जाना चाहूँगा कि 1952 में जब 1947 में भारत आज़ाद हो गया, फिर इसके बाद दो राष्ट्र का सिद्धांत आया, पाकिस्तान और भारत। उस दौरान जो अंग्रेजों ने बहुत चालाकी के साथ जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको आज़ाद छोड़ दिया और कहा कि जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता हो पाकिस्तान में शामिल हो, जो भारत में शामिल होना चाहता हो भारत में शामिल हो। इस छूट के चलते जम्मू कश्मीर ने फैसला किया कि हम स्वतंत्र रहेंगे। स्वतंत्र रहने का भी विकल्प दे दिया था जो अंग्रेज थे। तो ऐसी स्थिति में जो है जम्मू कश्मीर ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के ने बहुत ही चालाकी के साथ जम्मू कश्मीर में हमला कर दिया और जब हमला कर दिया तो वहां पर जो तत्कालीन राजा हरि सिंह थे वो चिंतित हो गए, भारत से बात की। तो जब भारत से बात हुई तो ये कहा गया कि भाई आप ये शर्त रखी गई कि हम बिल्कुल मदद करेंगे जम्मू कश्मीर की, लेकिन हम भारत में जम्मू कश्मीर का विलय करना चाहेंगे। राजा हरि सिंह तैयार हो गए, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनकी कहना चाहिए कि बेवकूफ़ी की वजह से एक समझौता किया गया 1952 में कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर शामिल तो होगा भारत में लेकिन उसको विशेष दर्जा दिया जाएगा। और उस विशेष दर्जा के तहत जो है कई ऐसे प्रावधान किए गए जो ये साबित करता रहा हमेशा जम्मू कश्मीर को कि वो भारत के अंदर रह करके भी एक स्वतंत्र राज्य जैसा है। उदाहरण के लिए उसका अलग संविधान होगा, ऐसी मान्यता दी गई। ये भी मान्यता दी गई कि वहाँ जो है संविधान के साथ साथ उसका फ्लैग अलग होगा, उसका नेशनल एंथम अलग होगा, उसका जो विधानसभा का कार्यकाल है वो 6 साल का होगा। तो
कई ऐसे प्रावधान किए गए जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार हैं, भारतीय संविधान के तहत जो देश के सभी नागरिकों को दिए गए हैं वो वहाँ लागू नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वहाँ पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा यदि पार्लियामेंट कोई कानून पारित करती है तो एज इट इज जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होगा। जम्मू कश्मीर में तब वो कोई कानून लागू होगा अगर पार्लियामेंट ने उसे पास कर दिया है, पारित कर दिया है बिल को और कानून बना दिया है, तो वो जम्मू कश्मीर में तभी लागू होगा जब जम्मू कश्मीर की विधानसभा उस प्रस्ताव को पारित कर अपनी मुहर लगाएगी। कहने का मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर के पास ऐसे अधिकार थे जो एक किसी स्वतंत्र देश के पास होते हैं और वहां पर दोहरी नागरिकता की बात कर दी गई। जम्मू कश्मीर का जो निवासी होगा वो तो भारत का नागरिक होगा, लेकिन भारत के अन्य प्रदेशों का जो नागरिक है वो जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं बन सकता। कई ऐसे प्रावधान थे जो लगातार चुभ रहे थे, भारतीयों को चुभ रहे थे, पूरे देश में रहने वाले निवासियों को चुभ रहे थे। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल यह हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जो है धारा 370 में बदलाव किया जाए। लेकिन जो एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार है, उसने 2019 में हिम्मत जुटाई और उसने संशोधन विधेयक ला करके जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा जम्मू कश्मीर को दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि जो इतने लंबे समय से 1952 से कोई राजनीतिक दल हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए सरकार ने कर दिखाया। 2019 के पहले जो धारा 370 का जो स्वरूप था उसमें एक और भी हैरान करने वाला जो है एक प्रावधान था कि अगर कश्मीरी महिला, कश्मीर के रहने वाली महिला ने भारत के अन्य हिस्से में रहने वाले किसी पुरुष से विवाह कर लिया तो उसके संपत्ति संबंधी जितने भी अधिकार हैं या नागरिकता संबंधी जो उसका जो अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाता था। कहने का मतलब ये जो धारा 370 है, यदि उसकी पुनः बहाली की जाती है तो ये सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातियों के ही अधिकारों में कटौती नहीं होगी, बल्कि महिलाओं के अधिकारों के पर भी ये कटौती करता है। मैं यहाँ पर जो मुख्य विपक्षी राजनीतिक दल है पार्लियामेंट में जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, उस राजनीतिक दल कांग्रेस से मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है? क्या वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर से आतंकवाद समाप्त हो? क्या कांग्रेस ये नहीं चाहता कि जो है जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा रहे? क्या वो अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारों के खिलाफ है? क्या वो महिलाओं के अधिकारों को छीनना चाहती है? ये कई सवाल हैं जो मैं आप पर छोड़ता हूं। आप ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। मैं आप दर्शकों पर छोड़ता हूं कि आप इस पर विचार करें कि आखिरकार ये दल क्या चाहते हैं और इनकी मंशा कैसी है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ।